Hello बच्चों, let's take a given question. The question says if one of the slits of a standard YDSA apparatus is covered by a thin parallel-sided glass slab so that it transmits only one half of the light intensity of the other, then option A, the fringe pattern will get shifted towards the covered slit. Option B, the fringe pattern will get shifted away from the covered slit. Option C, the bright fringes will be less bright and dark fringe uh, will become more bright. Option D, the fringe width will remain unchanged. So इस particular question को समझने के लिए we need to understand about the concept of Young's double slit experiment. So Young double slit experiment, first we will have a general discussion of it and then we'll try to analyze the situation. ये basically this is the screen and these are the two slits, ठीक है, which are producing a coherent source of light जो कि यहाँ पॉइंट पी पे आके लेट से इंटरफेयर कर रही है एंड दिस इज अवर सेंट्रल पॉइंट ओ, ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा y एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल d, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल D. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन द टू वेव्स फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2 जब ये जाके पॉइंट पी पे इंटरफेयर करती है, सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, where a1 a2 are the amplitude of the two waves from S1 and S2 respectively, ठीक है, and phi is the phase difference between the two, ठीक. अब यहाँ से we can see कि मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करता है इस वैल्यू ऑफ phi पे. तो यानी कि अगर cos phi 1 हो जाए तो इट विल बी द केस ऑफ मैक्सिमा, और cos phi 1 कब कब होता है, when phi, the value of phi is we can say 0 and it will be 2 pi, 4 pi, even multiple of pi पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी बेसिकली, ठीक है. सो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा. अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखें, सो वी नो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट. सो ये हो जाएगा I resultant intensity, it can be written as I1 plus I2 plus of under root 2 under root I1 under root I2 cos phi, ठीक है. cos phi इंटेंसिटी के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक. तो हम यहाँ पे अगर बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी की, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हेन द टू स्लिट्स प्रोड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ I1, लेट्स से दोनों I1 की इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है, सो इट विल बिकम I प्रोड्यूस कर रही है लेट्स से, सो I प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट I and it will become I only. Cos phi की value will become 1, right. So this value comes out to be 4I. So this is the maximum intensity value we need to understand के for a YDSA setup we get, ठीक है, where I is the intensity of individual slit. So that is what the thing we need to keep in mind over here. So using this result we'll try to analyze the situation, and apart from this हमें fringe width के बारे में भी कुछ पूछा गया. So fringe width basically जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं. इट्स एक्सप्रेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ठीक है. तो ये रिजल्ट वी विल बी यूजिंग एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो हमें बोला गया है कि अगर हमने एक स्लिट को लेट्स से S1 को जो है हमने क्या किया, इज कवर्ड बाय थिन पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब. अब हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ग्लास स्लैब जैसा सेटअप लगा दिया है ताकि इसमें से सिर्फ हाफ इंटेंसिटी जाए, यानी कि अब ये I/2 हो गई है. अगर यहाँ से I निकल रही है तो पहले I निकल रही थी, अब I/2 हो गई है. तो अगर हम बात करें I max की, तो I max का जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं बेसिकली, वो फॉर्मूला क्या लिख रहे थे हम, I1 प्लस I2, इट कैन बी रिटन एज प्रिसाइजली रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना. यही फॉर्मूला, इसी एक्सप्रेशन को देख सकते हैं हम, इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो I2 है वो I2 है. अगर हम इसको लेट्स से हमने I1 को मान लिया, I1 जो है वो
आई की या फिर I2 की हाफ हो गई है बेसिकली, ठीक है। पहले दोनों I1 I2 सेम थी, अब वो I2 की हाफ हो गई है। सो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स की वैल्यू अगर हम पहले मान ले कि इट वाज 4I जब दोनों की इंटेंसिटी सेम थी, तो अब क्या हो जाएगी बेसिकली, अब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, राइट। अगर हम मान ले कि ये अब हो गई है हमारी I/2, I1 इज I/2 मान लेते हैं हम इसको, प्लस ऑफ रूट आई का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4I, ठीक है। तो जो पॉइंट ब्राइट था अब वो लेस ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि 4I से अब इंटेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। सो वी कैन से देयरफॉर ब्राइट पॉइंट, इनिशियल ब्राइट पॉइंट लिखेंगे हम, जब हमने ये ग्लास स्लैब नहीं लगाया था, इनिशियल ब्राइट पॉइंट विल बिकम लेस ब्राइट, ठीक है। तो ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। अगर हम डार्क की बात करें, सो डार्क के लिए वी कैन राइट द कंडीशन आई मिनिमम, फॉर्मूला आएगा उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे cos 5 मैक्सिमम के लिए लिखा है, कंस्ट्रक्टिव के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वैसे ही cos 5 की वैल्यू विल बी -1 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड ये रिजल्ट हम लिखेंगे रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का द होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I/2 माइनस ऑफ I का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पहले जो जीरो हो रही थी, राइट, अगर इट इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम इंटेंसिटी जब होती है जब दोनों स्लिट में से आई निकले और इंटेंसिटी, क्योंकि YDSC सेटअप में सिर्फ दो ही चीजें डिफाइंड है, मैक्सिमा और मिनिमा, इंटेंसिटी सेम ही होती है, राइट। फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, सब में इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमा की वैल्यू भी क्या होती है, मिनिमा की वैल्यू जस्ट इट विल बी जीरो, ठीक है ना। तो आई मिनिमम विल बी जीरो। अब यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स जो डार्क पॉइंट जो डार्क पॉइंट होगा वो थोड़ा सा ब्राइट दिखने लगेगा, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन में बोला गया था, द ब्राइट फ्रिंज विल लेस ब्राइट एंड डार्क वन विल बिकम मोर ब्राइट, ठीक है। जो एकदम जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं थी वहां पे अब थोड़ी थोड़ी लाइट आने लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो हमारा परफेक्ट दिख रहा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं फ्रिंज विड्थ की, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ की जब हम बात करेंगे तो वी कैन सी फ्रिंज विड्थ में फॉर्मूला लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो वी कैन सी के लैम्डा जो है यहाँ पे जो हमने ग्लास स्लैब से कवर किया है, सो उसमें नाइदर लैम्डा इज गेटिंग इफेक्टेड नॉर डी, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट ही रहेंगी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज्ड, सो फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज, हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज्ड। तो सी ऑप्शन के बाद डी भी हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन ए या बी में से हमें चेक करना है कि फ्रिंज पैटर्न जो है कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमने S1 के पाथ में ये मीन्स हमने एक ग्लास स्लैब लगा दी थी, ठीक है। तो अब S1 के पाथ में वी कैन सी, सो वी कैन से कि S1 के पाथ में जो होगा एडिशनल पाथ उसको चलना पड़ेगा। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, सो वी कैन सी इनिशियली जब वो ग्लास स्लैब नहीं था तो इट वाज S2, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है पॉइंट P, तो ये था S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, राइट। अब अगर हम बात करें कि इट वाज इनिशियली व्हेन ग्लास स्लैब वाज नॉट देयर, जब ग्लास स्लैब हमने इंसर्ट किया तो पार्ट डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, S2P माइनस S1P, या फिर हम इसको लेट्स से डेल्टा मान लेते हैं। अब वो चेंज होगा कुछ ना कुछ, तो कैसे चेंज होगा वो लिखते हैं हम। तो पहले तो S2P तो उसके बीच में हमने कुछ नहीं लगाया तो वो तो स्ट्रेट अवे जाएगा, S2P डिस्टेंस कवर करेगा, माइनस S1P में अगर हम ध्यान से देखें तो S1P में हमने जो ग्लास स्लैब लगाया लेट्स से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू और थिकनेस मान लेते हैं T, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी कि जो एयर में वो डिस्टेंस कवर होगा पहले तो हम वो लिखते हैं S1 माइनस टी, अगर T थिकनेस है उस ग्लास स्लैब की तो एयर में कितना चलेगा वो S1P माइनस टी, राइट। अब इसके बाद जो बचा कुचा डिस्टेंस है वो किस में चलेगा, वो चलेगा ग्लास स्लैब के अंदर, वो चलेगा म्यू इंटू टी, जिसे इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ या फिर एयर इक्वलेंट पाथ।
जिसका मतलब होता है कि बेसिकली अगर हमने ग्लास स्लैब में लाइट जितनी देर चली है उतनी सेम टाइम के लिए अगर वो एयर में चलती तो वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। S2P माइनस ऑफ ये रिजल्ट अगर हम देखें तो S1P, इसको हम लिख सकते हैं प्लस म्यू माइनस 1 × T। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से S2P माइनस ऑफ S1P एंड ये जो रिजल्ट है हमारे पास माइनस ऑफ μ1 माइनस टी, ये मिल रहा है हमें पाथ डिफरेंस। ठीक, सो अगर हम अब केयरफुली एनालाइज करें, सो S2P माइनस S1P तो हमें ये है YD अपॉन कैपिटल D माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 × T। ठीक, अब यहाँ से हमें ये चेक करना है कि जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ या फिर अवे फ्रॉम, यानी या फिर नीचे की तरफ बेसिकली, या S1 की तरफ या S2 की तरफ। तो ये हमें चेक करना है। सो इसके लिए वी कैन सी, हम ये चेक कर लेंगे कि जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारा ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो वी कैन से फॉर सेंट्रल पॉइंट वी विल चेक सेंट्रल मैक्सिमा की बात अगर हम करें, सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, उसको उसकी पोजीशन हम निकाल लेंगे, बेसिकली y की वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। तो 0 विल बी इक्वल्स टू YD अपॉन कैपिटल D माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 × T। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, हम अगर ध्यान से देखें, सो इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू माइनस 1 × T कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो ये वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें, सो ये टोटल जो क्वांटिटी आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, राइट। ये पूरी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। म्यू भी ग्रेटर होगा 1 से, टी थिकनेस पॉजिटिव, डी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न है इट विल शिफ्ट, या फिर ये जो सेंट्रल पॉइंट है ओ, हमने सेंट्रल पॉइंट की बात की है, सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ, इट विल शिफ्ट अपवर्ड। सो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट upward. This implies that fringe pattern will shift upward. Fringe pattern will shift upward. ठीक है, तो बेसिकली टुवर्ड्स S1 जहाँ पे हमने जिस को कवर किया उसी की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर हम नीचे वाला कवर करते हैं, यानी कि अगर हम ग्लास स्लैब को S2 की तरफ लगाते तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलती है और ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। जो स्लिट कवर होगी या जिसके रास्ते में मींस वी विल पुट अ स्लैब, तो उसी की तरफ पैटर्न क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो वी विल से कि ऑप्शन ए जो है हमारा इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। द फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कवर्ड स्लिट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।